स्वागत है आपका पहाड़ की खबरों में। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। हरिद्वार की खबर आपको सबसे पहले बताते हैं, जहां पर इब्राहिमपुर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और इस अग्निकांड में एक शख्स की जान जा चुकी है। शाम 7 बजे अचानक से आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को लगी। अब करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटनास्थल से एक शव बरामद कर लिया गया है। आग लगने के दौरान फैक्ट्री मालिक के साथ 3 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली, लेकिन धुएं और मलबे की वजह से दमकल कर्मी अंदर नहीं जा पाए हैं। घटनास्थल से हमारे साथ पुलकित, हमारे सहयोगी, जानकारी के साथ लाइव मौजूद है। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। पुलकित, इस पर आप ताजा अपडेट दीजिए। क्या आग पर काबू पा लिया गया है और कितने लोगों की इस समय वहां पर फंसे होने की जानकारी दी जा रही है? जी देखिए, जहां पर ये घटना हुई थी मैं उसी घटना स्थल पर इस वक्त मौजूद हूँ। आग पर काबू पाने की बात जहां तक है तो पूरी रात फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे, फायर टेंडर थे, उनके द्वारा लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 6 बजे आग पर काबू पाया गया। आग की जो लपटें थी वो तो शांत कर ली गई, लेकिन इस वक्त जो पूरा घटना स्थल है पूरा मलबे में तब्दील हो गया है। तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा, घटना स्थल है जहाँ पर ये कल आग लगी थी। ये जो केमिकल का गोदाम था और केमिकल की फैक्ट्री थी, उस जगह की घटना, ये नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर ये मलबे में तब्दील हो गया। पुलिस के लोग और फायर ब्रिगेड के एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है और इस मलबे को हटाने का काम इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। ये जो आग की जो घटना हुई थी कल शाम 7 बजे के लगभग ये हुई थी और उसके बाद कई घंटों तक आग ने यहाँ पर अपना तांडव मचाया है। जहां तक लापता होने की बात है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इस गोदाम के जो मालिक है, मालिक समेत 3 लोग यहाँ पर लापता बताए जा रहे हैं और एक शव भी बरामद हुआ है। हालांकि वो शव किसका है उसके अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से जितनी भीषण ये आग थी, जितनी भीषण यहाँ पर लपटें थी, उसमें यदि अगर कोई शव मिलता है तो जाहिर तौर पर उसकी पहचान कर पाना मुश्किल है। पूरी तरह से राख में तब्दील ये शव हो चुका है और अन्य जो लापता जो लोग बताए जा रहे हैं, जो गुमशुदा बताए जा रहे हैं, उनको भी ढूंढने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। उसी के लिए जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, जो एसडीआरएफ के कर्मचारी हैं, वो घटना स्थल में अंदर दाखिल हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर एसएसपी कप्तान जो है हरिद्वार के, प्रबंधर सिंह डोभाल, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और घटना का यहाँ पर जायजा लेंगे। तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा भीषण अग्निकांड यहाँ पर ये हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से पहले भी यहाँ पर बताया गया कि जिस तरह से यहाँ पर जो गोदाम था, ये एक अवैध रूप से यहाँ पर गोदाम चल रहा था। इससे पहले भी इस तरह की कई छोटे-मोटे कुछ घटनाएं जरूर यहाँ पर होती है, लेकिन इतनी बड़ा अग्निकांड जो है पहली बार यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इससे प्रशासन की कार्यशैली पर, पुलिस की कार्यशैली पर, यहाँ तक कि जो फायर ब्रिगेड है उनकी भी कार्यशैली पर सवाल उठता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है कि आखिर क्यों इसकी इंतजार यहाँ पर की जा रही थी कि इतना बड़ा जो गोदाम था, जो फैक्ट्री थी, वो यहाँ पर संचालित नजर बनाए रखिएगा आप इस घटनाक्रम पर। पुलकित, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल की जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बसंत बिहार इलाके में खाली प्लॉट्स में पड़े कूड़े के ढेर में आग लग गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के साथ। देखिए तस्वीरें, आग अग्निकांड की दूसरी खबर, जहां पर कूड़े की आग प्लॉट में रखे स्मार्ट सिटी के पाइपों तक पहुंच चुकी है। रोड किनारे खड़ी हुई कार में अचानक से आग लगी और आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर तक देखी गई हैं। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं दमकल कर्मियों के साथ। थाना बसंत विहार क्षेत्र से मामला सामने आया है। ये दूसरी खबर अग्निकांड से। उधर पचुआदून में नदी, बरसाती नाले, खाली जमीन पर अवैध कब्जों पर अब चलेगा बुलडोजर। पट्टों की जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की अब तैयारी तहसील प्रशासन ने कर ली है। कब्जों को हटाने की कार्रवाई आज से शुरू होने जा रही है। बता दें आपको, पचुआदून में करीब 13 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है, इसको खाली करना चाहिए। हरिद्वार से खबर आ रही है अगली, जहां पर ई रिक्शा में कार की टक्कर लगने के बाद कार सवारों ने जमकर मारपीट की है। ई रिक्शा चालकों ने कार सवारों को जमकर इनकी पिटाई कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को शांति भंग में इनका चालान कर दिया है। नैनीताल में पर्यटकों और बोट चालकों के बीच में जमकर घमासान हो गया और खूब लात घूंसे चल गए हैं। इस दौरान देखिए यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। नैना देवी मंदिर के पीछे पर्यटकों ने बोट ली, जिसके बाद वो नाव से ही स्टंट करने लगे।
अब यहाँ आपको बताते हैं कि बोट चालकों ने इनको रोका तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। कन्या पूजन हो रहा था। अफरा तफरी मच गई इस घटना के बाद। हालांकि मामला कोतवाली तक पहुंचा, लेकिन यहाँ पर पुलिस कोतवाली में दोनों पक्षों का समझौता हो गया। बागेश्वर गरुड़ क्षेत्र के अमसियारी गांव में एक रूसी पर्यटक के साथ हुए हादसे में स्थानीय महिलाओं ने मदद की है उसकी और घायल को अस्पताल तक पहुंचाया है। 55 वर्षीय बोरिस अपने साथी इगोर के साथ ट्रैकिंग पर निकला हुआ था, तभी पैर फिसलने से वो गिरकर घायल हो गया। घटना के समय घास लेकर लौट रही ग्रामीण महिलाओं ने उसे देखा। भाषा तो समझ नहीं आई, लेकिन देखिए मदद पूरी की गई है। विदेशी पर्यटक की हालत इस तरह से देखी गई कि वो चल भी नहीं पा रहा था और यहाँ पर स्थानीय महिलाओं ने किस तरह से मदद की है वो आप इस वीडियो में देख के अंदाजा लगा सकते हैं। रूस के रहने वाले 55 वर्षीय बोरिस भाषा समझ नहीं आई इनकी और महिलाएं इतना समझ गई कि इस शख्स को मदद की जरूरत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सभी डीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। अब इस वर्चुअल मीटिंग में सीएम ने जिलों में विकास कार्यों की स्टेटस रिपोर्ट ली है। इसके साथ ही सड़क, पानी, जन शिकायतों पर चर्चा की गई है। स्टेट और सेंट्रल प्रोजेक्ट पर भी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली गई है। सीएम धामी सुबह 11 बजे सामाजिक न्याय मंत्रालय के चिंतन शिविर कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे सेतु आयोग की बैठक लेंगे। सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। सुनील, ये बैठकें जो होनी है इस पर विस्तृत जानकारी दें। सीएम ने डीएम के साथ जो वर्चुअल मीटिंग ली है इस पर भी संपूर्ण जानकारी दें। देखिए कंचन, 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है वर्तमान समय में। कि एक तो फायर सीजन है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, फायर सीजन की घटनाएं दूसरे अनुपात में बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में बीते सालों में भी फायर सीजन में जंगलों की आग के चलते बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लिहाजा मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इसकी एक ठोस तैयारियां की जाए। पूर्व में भी कई मीटिंगें की जा चुकी हैं और आज भी मुख्यमंत्री ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी 13 के 13 जिलाधिकारियों से जो बातचीत की, उसमें फायर सीजन को लेकर भी बातचीत हुई कि वहां पर बचाव कार्य के क्या कुछ इंतजाम है और किस तरह से हम फॉरेस्ट फायर को आगे बढ़ने से रोकेंगे। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर जो रहा कि वो पेयजल किल्लत का बड़ा मामला है कि गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इस दौरान अब पहाड़ों में खासकर पेयजल की किल्लत होती है, तो कहीं पर इस तरह की कोई दिक्कतें न हो, इसीलिए सभी डीएम्स को अलर्ट किया गया है कि वो इस पर बारीकी से नजर रखें। और खासकर 30 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, चारधाम यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्टेटस रिपोर्ट ली कि जो चारों धामों के यात्रा मार्ग हैं वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कहां तक लाइन अप कर लिया गया है व्यवस्थाओं को। इसके अलावा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो संचालित हो रहे हैं, उनकी स्टेटस रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री ने सभी डीएम से ली है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील नप्रभात। और ये बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं कि बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने अपने घर पर पार्टी का झंडा फहराया। इस मौके पर अनिल बलूनी ने कहा है कि पीएम नेतृत्व में सब काम हो रहे हैं, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प लिया जा रहा है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत ने जिले में कई योजनाओं की सौगात दी है। उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में 68 करोड़ रुपए की लागत से परीक्षा भवन, महिला छात्रावास और कर्मचारी आवास का शिलान्यास किया। इसके साथ ही ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित सहकारिता के कार्यक्रम में शिरकत की है। धन सिंह रावत ने लाभार्थियों को चेक सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग का लक्ष्य हरिद्वार में 50,000 लखपति दीदी बनाने का है। अभी तक हमारे पास 43 पैक्स हैं और हम जल्दी इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि हर गांव तक कोऑपरेटिव का काम हो जाए, लोगों को वहीं पे सारी सुविधा मिल जाए। और बहुत देशी साधन सहकारी समितियां बनाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। मैं अपने देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश में सहकारिता मंत्रालय को एक नई पहचान दी।
सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक किताबें और ड्रेस के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 800 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया है, लेकिन आज कई स्कूलों में अभी भी किताब और ड्रेस नहीं पहुंच सकी है। रिपोर्ट देखिए। 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, लेकिन इस बार भी प्रदेश के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बैग, जूते और किताबें वक्त से नहीं पहुंच पाई हैं। प्रदेश के 10,000 से ज्यादा स्कूलों में पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को किताब नए सेशन में मिलनी थी, लेकिन ज्यादातर स्कूल के बच्चे अभी भी किताबों के इंतजार में हैं और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित 5वीं से 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं। हमने जो कर रखा है कि जो हमारे पुराने बच्चे थे, हमने उनसे बुक्स जो है वो स्कूलों में जमा करा ली है। तो फिलहाल हमारे बच्चे जो है वो उन्हीं बुक से काम चला रहे हैं, पिछले साल के बच्चे वाली। अधिकारी बताते हैं कि टेंडर प्रक्रिया में देरी हुई है, लेकिन अब किताबों के ट्रक स्कूल में पहुंचाए जा रहे हैं। ये बात सच है कि थोड़ा सा टेंडरिंग प्रोसेस में लेट हुई है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन बच्चों के लिए किताबों के लिए कमी नहीं है, क्योंकि बुक बैंक में काफ़ी किताबें हैं और सबको निर्देशित भी किया गया है, सारे प्रिंसिपल्स को, शिक्षकों को, कि बुक बैंक से किताबें बच्चों को दें। और इधर करीब 1 हफ्ते में बुक्स जो हैं विद्यालयों में आनी स्टार्ट हमारी जो है हो जाएंगी। यानी कई साल से जो रीत चली आ रही है वो इस बार भी नहीं बदली। और अब ऐसी भी चर्चा है कि सरकार एक बार फिर बुक्स के लिए डीबीटी यानी सीधे खातों में पैसे भेजने की योजना फिर से शुरू कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही ठगी के मामले सामने आने लगे हैं। यात्रा रूट में होटलों की बुकिंग और हेलीकॉप्टर टिकट के लिए साइबर ठगों ने फर्जी वेबसाइट्स तैयार कर ली है, जो कि हूबहू असली साइट्स की तरह ही दिखती है। इन वेबसाइट्स के जरिए हेलीकॉप्टर टिकट और होटल की बुकिंग कराई जा रही है। साइबर ठग एडवांस बुकिंग के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। प्रदेश की साइबर पुलिस के पास अब तक कई ऐसी शिकायतें पहुंच चुकी हैं। कुछ फर्जी वेबसाइट्स को बंद भी कराया जा चुका है। इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जा चुके हैं, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर मैं चारधाम संबंधित बात करूंगा तो 1-2 शिकायतें आई, जिसमें हमें फेक एडवर्टीजमेंट या फेक कोई वो मिल गया, पोस्ट मिल गया, जो कि लोगों को बुकिंग कराने का उसमें वो दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है। तो उन पेजेस को हमने डाउन कराया और उन बैंक अकाउंट्स पे भी कार्रवाई करी। और बाकी अगर ऐसे कोई भी शिकायतें आएगी तो उसके लिए हमने एसटीएफ और साइबर थाना जो ये है, हम जिसको मैं देखता हूँ, उसमें हमने एक डेडिकेटेड टीम बना रखी है जो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रही है और कोशिश करेगी कि कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट या कोई भी हमें दिखता है, पेज दिखता है, तो उसको हम जितनी जल्दी हो सके डाउन करने का प्रयास करेंगे। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में जाम और अतिक्रमण और पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है, जिसके चलते ट्रैफिक मैनेजमेंट करने में पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कमिश्नर के निर्देश के बाद एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने अधिकारियों को आदेश देकर जल्द ही इस समस्या से निपटने के लिए अतिक्रमण पर व्यापारियों से सामंजस्य बिठाकर जल्दी समाधान निकालने की बात कही है। ये जो देखा जाए जो पार्किंग की समस्या है, ये गंभीर समस्या ऋषिकेश की नहीं और भी बहुत जगह की है। तो इसमें इसीलिए कहा गया कि व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लेना पहली प्राथमिकता है। तो पहली बात जो कोऑपरेशन होना चाहिए व्यापारीगण में या आम जनता में और जो यात्रा को लेकर होना चाहिए, उस मुद्दे को भी उठाएंगे। और जहाँ फिर लगेगा कि एकदम इन्फोर्समेंट की आवश्यकता है, पुलिस बल की आवश्यकता है, तो उसको जबरदस्ती भी उसको हटा के क्लियर कराया जाएगा। चारों धाम की यात्रा चरम पर है। सड़कों को ठीक करने का काम किया जा रहा है। इस बार अधिकांश जगहों पर सड़कों को यात्रा के लिए दुरुस्त किया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर बर्फबारी के बाद जो ग्लेशियर टूटकर आए थे, वो भी तेजी के साथ पिघल रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बर्फबारी के बाद इस तरीके के ग्लेशियर आप देख सकते हैं जो सड़क पर टूट कर आए हैं और इन्हें हटाने के लिए बीआरओ की टीम लगातार मौके पर पहुंच रही है। हालांकि कुछ जगहों पर ग्लेशियरों को हटा दिया गया है। जिला प्रशासन की टीम लगातार अब बद्रीनाथ धाम की तैयारियों में जुट चुकी है। जिले के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो समय रहते इन ग्लेशियरों को हटा दें और अगर इस बीच बारिश से बर्फबारी होती है तो उसके लिए भी प्रशासन ने
बीआरओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि यात्रा तक सड़क मार्ग को सुचारू किया जाए। इसी तरीके के बड़े बड़े ग्लेशियर इस पूरे यात्रा रूट पर अभी भी हनुमान चट्टी से आगे बद्रीनाथ धाम तक गिरे हुए हैं। हालांकि बीआरओ ने इन्हें समय रहते हटा दिया है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर बड़े बड़े ग्लेशियर सड़कों पर देखे जा सकते हैं। नितिन सेमाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली। उधर उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा में गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी से डबरानी के बीच का संकरा स्थान जाम का सबसे बड़ा कारण बनता है। संकरा स्थान होने के कारण 2 बड़ी बसों के आते ही जाम लग जाता है, लेकिन अब इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बीआरओ इस मार्ग पर कार्य शुरू कर चुका है, जिससे जाम की समस्या से जल्द राहत मिलेगी। कुछ लोकल समस्याओं के चलते वो काम बीच में रुक गया था, लेकिन अभी हमारा वो कार्य फिर से शुरू हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यात्रा सीजन के पहले मैक्सिमम एरिया का हम रिकारपेट कर देंगे। और दूसरा, कई जगह पर जो इस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि कुछ चोक पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि थोड़े बहुत फार्मेशन क्लियरेंस वगैरह करना है, तो भी चोक पॉइंट्स हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अब जानिए कि रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल क्रौंच पर्वत पर स्थित भगवान कार्तिकेय स्वामी मंदिर में इस वर्ष भी एक विशेष धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। 12 मई को मंदिर परिसर में 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन पर्यटन विकास परिषद उत्तराखंड और जिला प्रशासन के साथ मंदिर समिति करा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों के पुजारी शामिल होंगे। मुरुगन स्वामी के जो 6 मठ है, वहाँ से आदिनम को हमने इनवाइट किया था और यहाँ पे षणमुख अर्चना यानी महायज्ञ किया था। उसी तर्ज पे इस साल भी 12 मई को ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और इस साल वो कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा और भव्य होगा। तो उसी संदर्भ में आज हमने निरीक्षण किया है और साथ में इस गांव के प्रधान जी भी है, हमारे डीटीडी ऑफिसर भी है, तो जो आवश्यक दिशा निर्देश है उनको दिए हैं हमने। देहरादून में नवरात्र के दौरान कुट्टू का आटा खाने से 400 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे। विभाग हरकत में आया तो सैंपल लेकर जांच की गई, लेकिन अब जांच रिपोर्ट में सबको चौंकाने वाला एक बात सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिए। कुट्टू का आटा जिसे लेकर अफरा तफरी मची थी, वही कुट्टू का आटा लैब टेस्ट में पास हो गया है। जी हां, कुल 24 सैंपल जांचे गए और इनमें से सिर्फ 2 सैंपल फेल हुए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें कुछ कीड़े मिले थे। ना कोई फंगस, ना कोई केमिकल, ना कोई मिलावट। तो अब बड़ा सवाल ये है, जब कुट्टू का आटा सही था तो फिर करीब 400 लोग बीमार क्यों पड़े? दिलचस्प बात यह है कि एक दुकान के परिवार के लोग भी बीमार पड़े, लेकिन जब इस दुकान के आटे का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया तो वो भी पास हो गया। ऐसे में अब प्रशासन के सामने ये सवाल और पेचीदा हो गया है कि आखिर बीमारी की असली वजह क्या थी। देखिए, नेहरू कॉलोनी थाने के अंतर्गत हमने 3 नमूने लिए थे। जो दुकानदार था खुद भी बीमार हुआ था, उसके परिवार के लोग बीमार थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है एज पर रूल आई है। यानी वो आटा ठीक था? जी, जो रिपोर्ट है वो तो यही बता रही है। तो सर क्या कारण लगता है कि किस तरह क्यों ये बीमार हुए हैं? फिर अब वो जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं वो मेडिकल रिपोर्ट देख के ही उनका बताया जा सकता है, या जो उन्हीं के स्तर से ये बताया जा सकता है कि उनकी बीमार होने के क्या कारण थे। राजधानी देहरादून में कुट्टू का आटा अब एक पहेली बनता जा रहा है, जिसका बड़ा कारण ये है कि जिस कुट्टू के आटे को खाने से देहरादून में 400 से ज़्यादा लोग बीमार पड़े थे, उसका जब सैंपल लैब टेस्ट के लिए भेजा गया और जब वहाँ के रिपोर्ट आई तो वो कुट्टू का आटा सही पाया गया। यानी कि अब एक चुनौती एक सामने ये भी है कि अगर कुट्टू का आटा सही था तो ये लोग आखिर में बीमार क्यों हुए, और अगर कुट्टू का आटा खराब था जिससे कि 400 से ज़्यादा लोग बीमार हुए, तो ये जो लैब की रिपोर्ट आई है, क्या ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है? सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं मिलावटी खाद्य पदार्थों पर काम करने वाली एक एनजीओ ने कुट्टू आटे के टेस्ट में पास होने वाली इस रिपोर्ट पर हैरानी जताई है और कहा है कि या तो उन्होंने वो टेस्ट नहीं किया है जो करना जरूरी था, क्योंकि यदि कुट्टू खाने से लोग बीमार पड़े हैं तो वो जरूर खराब होगा।
सैंपल्स। अभी कुछ सूत्रों से पता चला है कि जो लैब रिपोर्ट्स हैं वो जो है सही हैं कुट्टू के आटे की, लेकिन हाउ इट इज़ पॉसिबल? या तो लैब ने वो सारे के सारे टेस्ट नहीं किए जो कि नुकसानदायक थे, या उन्होंने सुपरफिशियली जो है टेस्ट कर लिए, क्योंकि जिन लोगों ने खाया है वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में गए हैं। खबर हरिद्वार से, जहां के बहादुराबाद में हाईवे पर जंगली हाथी आ जाने से अफरा तफरी मच गई। रविवार की ये खबर, जहां पर शाम को एक जंगली हाथी हाईवे पर आया। श्यामपुर के जंगलों से निकलकर ये हाथी जो है हाईवे पर चहलकदमी करता हुआ देखा गया। यहां पर भीड़ बढ़ गई, डर के लोग यहां से तितर बितर होते हुए नजर आए। सड़कों से गुजर रहे वाहन भी रुक गए, इधर उधर दौड़ने लगे। इस बीच हाथी के पीछे वनकर्मी भी पहुंचे और हाथी को सुरक्षित सड़क पार करके जंगल की ओर खदेड़ा गया। गनीमत रही कि इस दौरान हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उत्तराखंड के 2 सरकारी अस्पतालों में 2 साल के जन्म और मृत्यु के हजारों रिकॉर्ड गायब हो रखे हैं कई सालों से। इसके चलते लोग परेशान हैं। रिपोर्ट देखिए। देहरादून के प्रेमनगर और ऋषिकेश के सरकारी उप अस्पताल में 2 साल के रिकॉर्ड गायब हैं। साल 2015 और साल 2016 में कितने नवजातों का जन्म हुआ और कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसके रिकॉर्ड की जानकारी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को परेशानी हो रही है, खास करके उन लोगों को जिन्हें अपने नाम में संशोधन करवाना है। अस्पताल प्रबंधन ने इसे लेकर सीएमओ को लेटर भेजा है। न्यूज 18 ने मामले में जब सीएमओ से बात की तो उनका कहना है कि पहले जन्म मृत्यु सब रजिस्ट्रार की आईडी से बनाए जाते थे, लेकिन इस समय रजिस्ट्रार की आईडी से बनाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों आईडी के मर्ज ना होने से ये दिक्कत आ रही है, जिसके लिए लेटर लिखा गया है। हमारे यहाँ क्षेत्र के जो प्रेमनगर हमारा उप चिकित्सालय है, जो बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन और दोनों हॉस्पिटल के बाद अस्पताल में गिनती होती है, उसमें प्रेमनगर हुआ, उसके आसपास के सैकड़ों लोग जो अपने डिलीवरी कराने महिलाएं आती हैं, उन जो 2015 और 16 में जिनकी डिलीवरी वहाँ पर हुई है और जिनको प्रमाण पत्र जारी किए गए, आज वो अगर डुप्लीकेट या नाम संशोधन कराने या किसी अन्य चीज़ के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, तो अस्पताल प्रशासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमारे पास आपका डाटा नहीं है। जो वहाँ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाते थे वो सब रजिस्ट्रार की आईडी से बनाए जाते थे और अभी रजिस्ट्रार की आईडी से बनाए जा रहे हैं। तो दोनों आईडी मर्ज ना होने की वजह से जब हम रजिस्ट्रार की आईडी पे उसको देखते हैं तो वो नहीं दिखाई पड़ता है डाटा। तो उसी के लिए रिक्वेस्ट की गई है, जो रजिस्ट्रार हैं जन्म मृत्यु उसके, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप जो है जो सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की आईडी को इसको मर्ज करने का करें, जिससे वो डाटा उसको दिखाई। अब टेक्निकल खामी है या फिर कोई और वजह, ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन इसकी वजह से हजारों लोग परेशान हैं और इससे कब तक राहत मिलेगी, इसकी कोई डेडलाइन भी तय नहीं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के 2 सरकारी अस्पतालों में 2 साल के जन्म और मृत्यु के हजारों रिकॉर्ड गायब हो रखे हैं। इसको लेकर आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन अब खबर देहरादून से है, जहां पर गाड़ी से गन लहराते हुए दबंग दिखाई दिए हैं और इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मोहम्मद असलम, बिलाल हुसैन और दानिश को गिरफ्तार किया गया है। तीनों को आईएसबीटी के पास से दबोचा गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गन असली नहीं थी, ये भी एक तथ्य सामने आ रहा है, बल्कि टॉय गन थी। तीनों आरोपियों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जिस गाड़ी में ये तीनों घूम रहे थे, तो सिंचाई विभाग की टैक्सी नंबर की गाड़ी। पुलिस ने सिंचाई विभाग को रिपोर्ट भेज दी। आपको बता देते हैं कि देहरादून के बीजी माजरा सब्जी मंडी के पास जीप में आगे की सीट पर बैठा व्यक्ति हाथ में रिवॉल्वर पकड़े हुए नजर आ रहा था, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। और अब जानिए हरिद्वार की खबर, जहां पर खड़खड़ी शमशान घाट पर इन दिनों गंगा की धारा सूखी हुई है। गंगा में जल ना होने के चलते दूर दूर से अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे लोगों को निराश होकर ही लौटना पड़ रहा है। साथ ही पूरी तरह से मृतक के कर्मकांड भी नहीं हो पा रहे हैं। यूं भी सिंचाई विभाग के द्वारा भागीरथ बिंदु पर मरम्मत कार्य किए जाने के बाद से करीब 1.5 महीने से ये धारा जल विहीन है। इसकी वजह से कई लोग खड़खड़ी में अंतिम संस्कार ना करके दूसरे स्थान की तरफ मजबूरन रुक कर रहे हैं।
ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे जो है हम लोग अभी उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन गंगा जो है आज भी उत्तर प्रदेश के अधीन है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपने हिसाब से जो है गंगा जल को बंद करती है और छोड़ती है। और यहाँ पे आप देखें तो सीधे सीधे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। यहाँ पे जो है शमशान घाट में जो सब आते हैं सबको स्नान करने में सबसे बड़ी समस्या हो रही है। नहीं, ये प्रकरण संज्ञान में नहीं है, लेकिन चूंकि आपने बताया है तो निश्चित तौर पर हम इसको सिंचाई विभाग के साथ बात करके इसका निस्तारण कराएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। ये है भारत के विकास और वैश्विक प्रभाव का युग, जिसे आकार दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साहसिक और दूरदर्शी सोच। बने इस ऐतिहासिक मौके का हिस्सा, जहां वो रखेंगे एजेंडा युवा सशक्तिकरण और नई सोच को बढ़ावा देने के साथ भारत को वैश्विक नेतृत्व में ऊंचाइयों तक ले जाने का। सिर्फ न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 में।